नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बेसिक से क्वेश्चंस को। ये एक प्रैक्टिस वीडियो है। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना और इसी तरह के डेली प्रैक्टिस वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज के पहले सवाल को। किस वर्ष में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का संभाग बनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1862 में। वर्ष 1862 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का संभाग बनाया गया। इसको भी आपको याद रख लेने हैं। वर्ष 1861 में मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में किन जिलों का निर्माण किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिलों का निर्माण किया गया था। वर्ष 1861 में मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ राज्य में 3 जिलों का निर्माण किया गया था, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। और छत्तीसगढ़ को वर्ष 1862 में मध्य प्रांत का संभाग बनाया गया था। इन सभी जानकारियों को आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। वर्ष 1861 में छत्तीसगढ़ में गठित प्रत्येक जिले में किसकी नियुक्ति किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डिप्टी कमिश्नर का नियुक्ति किया गया था। वर्ष 1861 में छत्तीसगढ़ में गठित प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में कोरिया को छत्तीसगढ़ में कब शामिल किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1905 में। ब्रिटिश शासनकाल में कोरिया को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था वर्ष 1905 में। और वर्ष 1861 में छत्तीसगढ़ में गठित प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति किया गया था। इन दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 अक्टूबर 1940 को। 22 अक्टूबर 1940 को ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। कब किया था? तो 22 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था ठाकुर छेदीलाल के द्वारा। इन सभी जानकारियों को आपको याद रख लेने हैं। छत्तीसगढ़ की किस रियासत में वर्ष 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छुई खदान रियासत में। छुई खदान रियासत में वर्ष 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ था। देखो, आपको यहाँ पर डेट को याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वर्ष 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ था छुई खदान रियासत में। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बद्राटोला जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? 21 जनवरी 1939 को यह हुआ था। बद्राटोला जंगल सत्याग्रह जो है वो 21 जनवरी 1939 को हुआ था। तो यहाँ पर भी आपको डेट को याद रखने हैं। बद्राटोला जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामाधीन गोंड थे। बद्राटोला जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता रामाधीन गोंड थे। और बद्राटोला जंगल सत्याग्रह जो है वो 21 जनवरी 1939 को हुआ था। इन सभी जानकारियों को आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। बद्राटोला अभी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राजनांदगांव जिले में स्थित है। बद्राटोला नामक जो स्थान है अभी वर्तमान में राजनांदगांव में स्थित है। यहाँ पर पूछा गया है कि राजा चक्रधर सिंह किस रियासत के शासक थे? तो ये रायगढ़ रियासत के शासक थे। राजा चक्रधर सिंह जो हैं वो रायगढ़ रियासत के शासक थे। इन दोनों जानकारियों को आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय राजनांदगांव रियासत के किस शासक ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी जयंती देवी ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया था। यहाँ पर आपको एक बात को याद रखना है कि जब छत्तीसगढ़ की रियासतों को भारत संघ में उसका विलय किया जा रहा था, उस समय राजनांदगांव रियासत की जो शासिका थी वो थी रानी जयंती देवी। और इन्हीं के द्वारा ही समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। इस बात को भी आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। राजनांदगांव रियासत के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा महंत हरिदास। महंत हरिदास जो हैं वो राजनांदगांव रियासत के संस्थापक थे। काकती वंश के पतन का प्रमुख कारण क्या था?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्बा विद्रोह। काकतीय वंश का जो पतन का प्रमुख कारण था वो था हल्बा विद्रोह। इसको भी आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है हल्बा विद्रोह कब से कब तक हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1774 में ये प्रारंभ हुआ था। हल्बा विद्रोह जो है वो वर्ष 1774 में प्रारंभ हुआ था और 1777 तक इसका संचालन हुआ था। तो यहाँ पर आपको डेट को याद रखने हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हल्बा विद्रोह का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बस्तर के डोंगर क्षेत्र से इसका प्रारंभ हुआ था। हल्बा विद्रोह का संचालन यानी कि हल्बा विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो 1774 से लेकर 1777 तक इसका संचालन हुआ था और ये बस्तर के डोंगर क्षेत्र से इसका प्रारंभ हुआ था। हल्बा विद्रोह का जो प्रारंभ है वो बस्तर के डोंगर क्षेत्र से हुआ था। इन सभी जानकारियों को आपको याद रख लेने हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है हल्बा विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई। अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य में उत्तराधिकार की लड़ाई जो है वो हल्बा विद्रोह का प्रमुख कारण था। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 जो है वो जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है। इसको भी आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 46 है ये जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 338 के तहत इसकी स्थापना किया गया है। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सिंपल सा ये पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसकी स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किया गया है। आपको यहाँ पर इस अनुच्छेद को याद रखने हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस के रूप में। कमार विकास प्रकोष्ठ कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गरियाबंद, नगरी, भानु प्रतापपुर, महासमुंद इन चारों स्थान पर कमार विकास प्रकोष्ठ स्थित है। ये वाला क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो कमार विकास प्रकोष्ठ है ये गरियाबंद, नगरी, भानु प्रतापपुर और महासमुंद इन चारों स्थानों पर स्थित है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बैगा जनजाति का मुख्य देवता कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बूढ़ादेव। बैगा जनजाति का मुख्य देवता बूढ़ादेव होता है। बैगा जनजाति के लोगों के मान्यता के अनुसार बैगा जनजाति के लोगों के मान्यता के अनुसार बूढ़ादेव जो हैं वो किस वृक्ष पर निवास करते हैं? तो ये साल वृक्ष पर निवास करते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखने हैं। घोटुल की महिला प्रमुख को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेलोसा के नाम से पुकारा जाता है। घोटुल की महिला प्रमुख को बेलोसा के नाम से पुकारा जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। वेरियर एल्विन ने मुरिया जनजाति के घोटुल पर एक अध्ययनपरक विवरण लिखा है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? यहाँ पर पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा मुरिया एंड देयर घोटुल। मुरिया एंड देयर घोटुल नामक जो ग्रंथ है वो मुरिया जनजाति के घोटुल पर अध्ययनपरक विवरण है। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है? वेरियर एल्विन है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुरिया एंड देयर घोटुल नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो वो है वेरियर एल्विन। इसको आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। आदिवासियों में प्रचलित मान्यता के अनुसार घोटुल की उत्पत्ति किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंगो देवता के द्वारा। आदिवासियों में प्रचलित मान्यता के अनुसार घोटुल की जो उत्पत्ति है वो लिंगो देवता के द्वारा किया गया है। इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेने हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि गतियोना किस जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है?
राइट आंसर हो जाएगा बिरहोर जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है। गतियोना जो है वो बिरहोर जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है। इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष परंपरा विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गुरावट के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष परंपरा विनिमय विवाह को गुरावट के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में अदला बदली विवाह को और क्या कहा जाता है? तो इसको गुरावट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विनिमय विवाह को भी गुरावट के नाम से ही जाना जाता है और अदला बदली विवाह को गुरावट के नाम से ही जाना जाता है। इन दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों में अपहरण विवाह को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पायसोतुर के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों में अपहरण विवाह को पायसोतुर के नाम से जाना जाता है। पायसोतुर विवाह किसका एक रूप है? तो ये अपहरण विवाह का एक रूप है। पायसोतुर विवाह जो है वो अपहरण विवाह का एक रूप है। इसको भी आपको याद रख लेने हैं। कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पाटो विवाह कहा जाता है। कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को पाटो विवाह के नाम से जाना जाता है। इसको भी आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। पंडवानी महाभारत की कथा पर आधारित पांडवों की लोक गाथा गायन है जिसमें मुख्य नायक कौन होता है? तो पंडवानी का मुख्य नायक होता है भीम। इसको आपको याद रखने हैं। ठीक है, पंडवानी जो है वो महाभारत की कथा पर आधारित पांडवों की लोक गाथा गायन है और इसमें मुख्य नायक जो है वो भीम होता है। इसको आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि पंडवानी का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा तंबूरा और खड़ताल। तंबूरा और खड़ताल जो है वो पंडवानी का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। घोड़ा नाच किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आल्हा उदल से ये संबंधित है। घोड़ा नाच जो है वो आल्हा उदल से संबंधित है। दसमत गाथा का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले से है? राइट आंसर हो जाएगा दुर्ग जिले से है। दसमत गाथा का जो प्रचलन है वो दुर्ग जिले में पाया जाता है। घोड़ा नाच का संबंध आल्हा उदल से है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नाट्य नाचा के भीष्म पितामह किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाऊ दुलार सिंह मंदरांजी को माना जाता है। नाचा के भीष्म पितामह दाऊ दुलार सिंह मंदरांजी को माना जाता है। रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाऊ दुलार सिंह मंदरांजी। नाचा के भीष्म पितामह के रूप में दाऊ दुलार सिंह मंदरांजी को जाना जाता है और ये रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक थे। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेने हैं। खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कोरकू जनजाति के द्वारा खम्ब स्वांग किया जाता है। खम्ब स्वांग जो है वो कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत अहो देवी गंगा किससे संबंधित है? तो ये भोजली से संबंधित है। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत अहो देवी गंगा जो है वो भोजली पर्व से संबंधित है। इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। भोजली का विसर्जन कब किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भादो माह के कृष्ण पक्ष के प्रथम में भोजली का विसर्जन किया जाता है और भोजली के विसर्जन के समय महिलाओं के द्वारा, छत्तीसगढ़ के महिलाओं के द्वारा अहो देवी गंगा का गायन यानी कि अहो देवी गंगा गीत का गायन किया जाता है भोजली विसर्जन के समय। और भादो माह के कृष्ण पक्ष के प्रथम को भोजली का विसर्जन किया जाता है। इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार हरेली त्यौहार कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा श्रावण अमावस्या के दिन मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में किसानों का जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है वो है हरेली त्यौहार और हरेली त्यौहार जो है वो श्रावण अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने जितने भी 40 क्वेश्चन पढ़े हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। और यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना और इसी तरह के डेली प्रैक्टिस वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।